नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बोझ। शेखर, क्या मम्मी का यहाँ आकर रहना जरूरी है? मेरठ में उन्होंने पूरा जीवन बिताया। अब इस उम्र में वहाँ उनका अपना एक दायरा है और महेश भी तो है ना वहाँ उनकी देखभाल के लिए। महेश, रिया वह सिर्फ एक नौकर है। पापा के देहांत के बाद मम्मी कितनी अकेली हो गई है। ऐसे में उन्हें अपनों की ज़रूरत है और हमारे सिवा वो तो ठीक है, पर उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। सुबह जल्दी उठो, नॉनवेज मत खाओ, सिर्फ साड़ी पहनो। प्लीज़ शेखर, एक दो दिन की बात हो तो झेल भी लिया जाए, पर हमेशा के लिए। इसका मतलब मेरी मम्मी तुम्हारे लिए बोझ है जिन्हें तुम्हें झेलना पड़ेगा। अगर यही बात तुम्हारी भाभी तुम्हारी मम्मी के लिए कहे तो। मेरी मम्मी ने कभी भाभी पर अपनी मर्जी नहीं थोपी। उन्हें अपने तरीके से ज़िंदगी जीने की पूरी आज़ादी दी है। पर तुम्हारी मम्मी, रिया, ये मत करो वो मत करो। देखो शेखर, मैं एक बात तुम्हें अभी से ही क्लियर कर देती हूँ। मम्मी के आने के बाद मैं वैसे ही रहूँगी जैसे रहती आ रही हूँ। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। रिया की इस बात पर शेखर ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को शेखर ऑफिस से जल्दी लौट आया। रिया, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मम्मी को लेने स्टेशन चलना है। मैं तैयार हूँ इन कपड़ों में, क्या बुरा है इनमें? रिया का इशारा अपनी जीन्स की ओर था। मैं तो तुम्हें पहले से ही कह चुकी थी शेखर, तुम इतने हिपोक्रेट्स क्यों हो? तुम्हें जब मम्मी की गैरमौजूदगी में इस ड्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अचानक। प्लीज़ रिया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम बात को गलत ढंग से देख रही हो। मैंने कभी तुम्हारी फ्रीडम में बाधक बनना नहीं चाहा, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों की खुशियों का ध्यान भी तो रखना होता है और छोटे होने से के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बड़ों के विचारों को भी सम्मान दें। आउटडेटेड कहकर उन्हें परिवार की से काटे नहीं। शेखर, तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि सवाल तुम्हारी मम्मी का है, पर मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। मुझे दो चेहरे रखने की आदत नहीं। ठीक है, जो मन में आए करो, कहकर शेखर ने गुस्से में कार की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। पीछे से रिया भी आ गई। स्टेशन पर दोनों बिल्कुल शांत खड़े थे, पर दोनों के मन में भीतर उथल पुथल मची हुई थी। कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहेंगी। वैसे आज मैं साड़ी ही पहन लेती तो ठीक रहता। नहीं, अगर आज पहन लेती तो रोज़ पहनना पड़ता ना। बाबा, मुझे नहीं बनना बहन जी, और फिर क्यों रहूं उनके मुताबिक? मेरी मर्जी, मेरा घर। अगर कुछ कहा तो करारा जवाब दूंगी। नहीं, कुछ नहीं कहूँगी, वरना बेवजह शेखर से झगड़ा होगा। चुप ही रहूँगी। सुनो सबकी, करो मन की। हाँ, यही ठीक रहेगा। रिया के भीतर विचारों के भंवर घेरा बना रहे थे। शेखर का भी यही हाल था। रिया को देखते ही मम्मी अपसेट हो जाएंगी। रिया ने जानबूझकर ऐसा किया है। वो क्यों नहीं समझती कि शेखर की विचार श्रृंखला को ट्रेन की सीटी की आवाज़ ने तोड़ दिया। ट्रेन से उतरने पर रिया ने जब कमला जी के पांव छुए तो शेखर का पूरा ध्यान उनके चेहरे के आते जाते रंगों पर था, पर अपेक्षा से बिल्कुल विपरीत उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह सुबह किचन में खटर पटर की आवाज़ सुनकर रिया की आंख खुली। क्या ढूंढ रही हैं आप? रिया, चीनी और चाय पत्ती का डब्बा नहीं मिल रहा। इतनी सुबह मम्मी? अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं। सुबह हो चुकी है बेटा, देर से उठना अच्छा नहीं है। तुम देर से उठोगी तो शेखर भी देर से उठेगा। कितना वजन बढ़ गया है उसका। मोटापा अपने साथ ढेरों बीमारियां भी लाता है। अब जाकर उसे उठाओ। उफ, कितना बोलती हैं सुबह सुबह। अभी से इतना भाषण, पता नहीं आगे क्या होगा। रिया रैक से चीनी का डब्बा उतारते हुए सोचने लगी। डिब्बा मुझे दो, तुम शेखर को उठाओ। उठो शेखर। रिया ने शेखर को इतनी तेज से झकझोरा कि शेखर हड़बड़ा गया। क्या हुआ, ये तुम अपनी मम्मी से पूछो। रिया बेटा, इधर तो आओ। ओ गॉड, तुम्हारी मम्मी एक पल सांस भी लेती है या नहीं? चलो तुम उठो, नहीं तो थोड़ी देर में आवाज़ लगाकर सारी कॉलोनी को जगा देंगी। रिया और शेखर कमरे से बाहर आ गए। रिया, शेखर टिफिन में क्या लेकर जाएगा? मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। शेखर खाना लेकर नहीं जाते, ऑफिस में ही कुछ मंगा कर खा लेते हैं। क्यों शेखर, ये शौक कब से लगा लिया? रोज बाहर का खाना? क्या करूं, ऑफिस 9 बजे निकलना होता है। काम वाली बाई तब तक आती नहीं। बाई, रिया ने जॉब कर ली है? नहीं नहीं, वो मुझसे खाना अच्छा नहीं बनता। वैसे भी मुझे कुकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। रिया ने सफाई दी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी। और कमला जी उठकर किचन में चली गई। देखो शेखर, अपनी मम्मी को समझा दो, मुझे कुछ भी सीखना नहीं है। मैं जितना जानती हूँ मेरे लिए ही उतना काफ़ी है। तुम मुझे ऑफिस जाते हुए संजना के घर ड्रॉप कर देना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मम्मी को कैसा लगेगा? तुम घर पर ही रहो।
शेखर, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? देखो, मम्मी ने आते ही अपना हुकूमत चलानी शुरू कर दी। अगर तुम घर में शांति चाहते हो तो मेरा तुम्हारी मम्मी से दूर रहना ही ठीक है, वरना फिर तुम ही कहोगे कि मैंने तुम्हारी मम्मी की इंसल्ट की। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, शेखर ने झुंझलाकर कहा और निकल गया। उसके जाते ही रिया भी घर से निकल गई। शाम को जब वह लौटी तो कमला जी घर के बाहर बेचैनी से घूम रही थी। रिया, इतनी देर कर दी, फोन ही कर देती, मुझे चिंता हो रही थी। मम्मी, मैं बच्ची नहीं हूँ जो कहीं खो जाती। रिया के शब्दों की चुंबन कमला जी को थपरा गई। रात को खाना खाते समय कमला जी की चुप्पी से शेखर सब समझ गया। मम्मी, कल संडे है, मंदिर चलोगी? शेखर ने पूछा। जरूर चलूंगी। कहाँ है? घर से ज़्यादा दूर है? और फिर बातों की सिलसिला शुरू हो गया। शेखर जानता था जब मम्मी का मन अशांत होता है तो पापा उन्हें मंदिर ले जाते थे और मंदिर से लौटते ही वह कहती, मैं अपनी सारी परेशानियां ईश्वर को उसके घर जाकर दे आई हूँ, अब वही जाने। दूसरे दिन शेखर सुबह सुबह उठ गया। उसने जागते हुए पूछा, रिया तुम भी चलोगी ना? नहीं, रिया ने करवट बदलते हुए कहा और सो गई। शेखर और कमला जी मंदिर से लौटकर आए तो सालू बाई बर्तन साफ कर रही थी। सालू, तू बस बर्तन साफ कर ले, आज खाना मैं बनाऊंगी। क्या बात करती हो आंटी, सच? चलो, आज मेरा आदमी खुश हो जाएगा। सालू के हाथ जल्दी जल्दी बर्तनों पर चलने लगे। रिया, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे आप शेखर से पूछ लें। चलो ठीक है। कमला जी पूरे उत्साह से खाना बनाने में जुट गई। लंच के वक्त पहला कौर खाते ही शेखर बोला, मम्मी, आज बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ, वरना सालू की बनाई सब्जी में तेल ज़्यादा और सब्जी कम नज़र आती है। क्यों रिया, क्या शेखर सही कह रहा है? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। रिया ने भावहीन चेहरे से कुछ इस तरह कहा कि खाने की बात वहीं ख़त्म हो गई। शेखर, सुबह जल्दी उठ जाना, कल से हम सुबह थोड़ी दूर घूम आया करेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। रिया ने हाथ खड़े कर दिए। सुबह शेखर जल्दी उठ गया। पार्क में घूमते हुए वह इंतजार कर रहा था कि मम्मी शायद कुछ कहें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर यह रोज का सिलसिला बन गया। एक दिन कमला जी बोली, रिया, मैं सोच रही थी कि सालू से खाना बनवाने की बजाय क्यों ना हम दोनों मिलकर। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। कल आपको ही लगेगा कि मैंने घर का सारा काम आप पर डाल दिया। प्लीज़, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। और हाँ, आज मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, आप मेरा इंतज़ार मत करना। शाम को जब रिया लौटी तो उसके हाथों में कई बैग्स थे। कुछ लाई हो? हाँ, अपने लिए कुछ कपड़े। लाओ, मैं भी देखूं। कमला जी ने उत्सुकतावश रिया के हाथों से बैग ले लिए। वे एक एक कर कपड़ों को देखने लगी। हर कपड़े पर लगा प्राइस टैग उनकी आंखों में विस्मय भरने लगा। इतने महंगे? रिया, अभी तुम्हारी नई गृहस्थी है, कुछ सोच समझ कर खर्च करो। इस तरह तो तुम। कमला जी कुछ कहते कहते रुक गई। मम्मी, अब वो पुराना समय नहीं रहा। अपनी इच्छाओं को मारकर आने वाली जनरेशन के लिए पैसे बचाए जाए। और फिर हम कमाते क्यों हैं? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और लाइफ को भरपूर जियो। कल किसने देखा है? ठीक कह रही हो रिया, जीवन तो भरपूर जीने के लिए ही है, पर ये फिजूल खर्ची ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं सास हूँ। मेरी जगह तुम्हारी मम्मी भी होती तो भी वही कहती। शेखर ऐसा करता तो मैं उसे भी टोकती। रिया, तुम्हें जीवन का अनुभव नहीं है। शेखर बता रहा था कि हर महीने 20,000 रुपये तो बैंक लोन की किस्त जाती है। बेटा, कर्ज लेकर सुविधाएं जुटाना अक्लमंदी नहीं। तुम समझदार हो। इस घर को और शेखर को पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जैसा चाहोगी वैसा ही तुम्हारा घर बनेगा। फिर बुरे वक्त के लिए भी कुछ पैसे हमेशा पास में होने चाहिए। तो आप चाहती हैं कि हमारा बुरा वक्त आए? रिया का यह विष बाण कमला जी के मन में धंस गया। ऑफिस से लौटकर आने के बाद अपनी माँ की नम आंखों को देखकर शेखर भाप गया कि आज घर में जरूर कुछ हुआ है। मम्मी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अब यहाँ मेरा मन नहीं लगता। मुझे मेरठ वापस जाना है, तू मेरा रिजर्वेशन करवा दे। क्या हुआ मम्मी? शेखर घबरा गया। रिया ने कुछ कहा या मुझसे कोई गलती हो? आप तो हमेशा के लिए आई थी ना मेरे बच्चे। ऐसा मैंने कब कहा था कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हूँ? मैं तो तुम दोनों की गृहस्थी देखना चाहती थी। तुम दोनों यहाँ ठीक हो, खुश हो, देख लिया, बस अब जाना चाहती हूँ। वहाँ घर सूना पड़ा है।
मम्मी आप ही तो कहा करती थी कि घर तो घर के लोगों से बनता है, वरना ईंट गारे की दीवार तो सिर्फ मकान कहते हैं। मम्मी वहाँ कौन है? आप कहीं नहीं जाएंगी? शेखर की आवाज़ अपराध बोध से थरथरा गई। वह खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। जिस माँ ने जीवन भर उस पर अपनी ममता लुटाई, आज उसी माँ का वह ख्याल नहीं रख पाया। उसका मन कर रहा था कि वह चीख चीख कर रिया से लड़े, लेकिन उससे भी क्या हासिल होगा। तू परेशान मत हो शेखर, मैं 1-2 महीने में फिर आ जाऊंगी। सच? हाँ बेटा। कमला जी ने शेखर के सिर पर हाथ फेरा। उनकी जिद के कारण शेखर ने रिजर्वेशन करवा दिया। रिया तुमने मम्मी से क्या कहा? मैं क्यों कुछ कहूँगी, पर मैं उनके इशारे पर अपनी ज़िंदगी नहीं चलाऊंगी। शेखर हम बच्चे नहीं हैं क्या? हम अपना भला बुरा नहीं समझते? फिर क्यों मम्मी हमेशा ये प्रूव करने में लगी रहती है कि ये मैच्योर नहीं हूँ? उनका हर मामले में दखल अंदाजी करने का नेचर ही सारी समस्या का जड़ है, और इस उम्र में उनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। बस करो रिया, प्रॉब्लम तुम में है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम कभी यह नहीं सोचती कि तुमसे कभी गलती हो सकती है। तुम्हारा यही ईगो तुम्हें। शेखर आगे कुछ कहता उससे पहले कि कमला जी की आवाज़ ने उसे चुप करा दिया। शेखर, रिया की भाभी का फ़ोन है। रिया ने तुरंत कमरे से बाहर निकलकर फ़ोन उठा लिया। रिया, कब से तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रही हूँ। खैर, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं और तुम्हारे भैया 2 दिन बाद दुबई जा रहे हैं। बधाई हो भाभी। कितने दिनों के लिए जा रही हो आप लोग? मम्मी का ध्यान रखना। मम्मी वो हमारे साथ नहीं जा रही हैं। इनकी कंपनी किस किस का खर्च उठाएगी? मम्मी यहीं रहेंगी। उनके लिए मैंने एक नौकरानी का इंतज़ाम कर दिया है। ये कैसे हो सकता है भाभी? रिया, अब तो निर्णय हो चुका है, और हम भी कब तक उन्हें अपने साथ बांधे घूमेंगे? वैसे भी हमें 2 साल बाद वापस इंडिया आना ही है। 2 साल भाभी? रिया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दरवाजे पर कोई है। फ़ोन कट गया, पर रिया बूथ बनी फ़ोन को हाथ में लिए खड़ी रही। क्या हुआ रिया? अभी तो तुम भाभी को बधाई दे रही थी, और अब? शेखर भैया भाभी दुबई जा रहे हैं और मम्मी अकेली रहेंगी। ये कैसे हो सकता है रिया? अभी 2 महीने पहले ही तो उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। उन्हें तो बहुत केयर की ज़रूरत है। यही तो मुझे भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा है। भाभी को छोड़ो, पर भैया को तो मम्मी का ख्याल रखना चाहिए। मम्मी अकेले कैसी रहेंगी? रिया रुआंसी हो गई। रिया, तुम्हारी मम्मी अकेली कहाँ है? तुम रहोगी ना उनके साथ? शेखर, तुम कल ही पूना जाकर रिया की मम्मी को ले आओ। यहाँ रिया भौचक्की रह गई। और नहीं तो क्या, वह यहीं रहेंगी तुम दोनों के पास। रिया, जब तुम छोटी थी और तुम्हें उनकी ज़रूरत थी तो वे तुम्हारे पास थी। आज उन्हें बच्चों की ज़रूरत है तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। क्यों शेखर? हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही मम्मी को लेने जाता हूँ। भैया के वापस आने तक वे हमारे पास ही रहेंगी। रिया अपनी धुंधली आंखों से कभी शेखर को तो कभी कमला जी को देख रही थी। जो रिश्ता उसके लिए बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं था, आज उसी रिश्ते ने उसके आंसुओं को अपनी हथेलियों पर ले लिया था। उसका मन आत्मगिलानी से भर उठा। मम्मी, शेखर मेरी मम्मी को तभी लेने जाएंगे जब आप वादा करेंगी कि आप अब हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमारे साथ नहीं, बल्कि हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये घर आपका है। और हम। रिया आगे कुछ नहीं कह पाई और रोने लगी। मेरी बच्ची, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। उन्होंने रिया को गले से लगा लिया। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।